हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बेटा आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ 2023 का सीयूटी का जो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का। ठीक, उसी का सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं। और ये जो है बेटा पार्ट सेकंड है सॉल्यूशन का। पार्ट फर्स्ट में भी हमने करीब 15 के करीब क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना चाहिए और पीवाईक्यूज से ही आपको आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम सॉरी आपके सीयूटी में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और बाकी ऑनवर्ड क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं उसको हम डिस्कशंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। मैच लिस्ट फर्स्ट हैज 4 graphs showing variation of oppositions to flow of AC versus frequency with current characteristics in list second। ठीक, देखो लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड में आपको कुछ नेम्स दे रखे और उसके कुछ ग्राफ्स दे रखे या पोजीशंस मतलब रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक, पहला जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और अपोजिशंस टू एसी आपका स्ट्रेट ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, कर्व्ड शेप में है और यहाँ पे आपका एक पैराबोलिक शेप में है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं, देखो एसी अगर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज मतलब रेजिस्टेंस अगर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है। मींस ए का जो है आपका ऑप्शन बनेगा 4। ठीक, अगर जो अपोजिशन है फ्रीक्वेंसी के साथ अगर स्टेट वेरी कर रहा है तो आपको पता है जो एक्सेल होता है एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना। तो इसका ग्राफ जो बनता है वो आपका स्ट्रेट ग्राफ बनता है। मतलब सेकंड बी जो है वो आपका आपका इम्पिडेंस है, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस है। क्या है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो थर्ड का हो जाएगा, सॉरी बी का हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक, ये जो ग्राफ है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है। ठीक, क्योंकि एक्स सी जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/f, तो ये ग्राफ जो है आपका पैराबोलिक शेप में है। तो सी का हो जाएगा आपका सेकंड और बचा जो डी है डी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको थोड़ा सा अगर ग्राफ के बारे में आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, है ना। कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का रेशियो क्या होता है। ठीक, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी जो है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो इसलिए इसका जो रेशियो आएगा बेटा वो 1:1 आएगा। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 1:1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ऑन द फॉलोइंग करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज। ठीक, वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले इसको अरेंज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लिखेंगे तो सीरीज क्या बनेगा। ठीक, ठीक है, तो देखो गामा एक्स, सीरीज में बता रहा हूँ, गामा एक्स यू वी, उसके बाद आपका आता है विजिबल। ठीक, वाई एक्स ने यूवी को दिखाया आई आर माइक्रो रेडियो। ठीक, ये एक सीक्वेंस है, इसको याद रखेंगे हम। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है बेटा ये लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट यहाँ से आपसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इधर अगर हम जाएंगे तो लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे तो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसका है, वो एक्सरेज का है। ठीक, उसके बाद आपका विजिबल का आएगा, उसके बाद इंफ्रारेड आएगा, माइक्रो आएगा, फिर रेडियो आएगा। नहीं, रुक जाओ एक मिनट। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे, सॉरी। तो इसके लिए एक तो ये वाला बन सकता है रेडियो वेव्स और ये रेडियो वेव्स।
रेडियो वेव्स के क्या बाद क्या आ रहा है, माइक्रो, माइक्रो यहाँ पे क्या है, एक्सरेज है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सिंपल, दो चीज हमने चेक किया, रेडियो, माइक्रो, एंड देन उसके बाद आपका इंफ्रारेड आ जाएगा, फिर विजिबल आ जाएगा, फिर एक्सरेज आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर के, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है वेवलेंथ के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये ऑर्डर याद रखिएगा, वाई एक्स ने, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, वाई एक्स ने यूवी को दिखाया, दिखाया मतलब विजिबल, दिखाया आई आर माइक्रो रेडियो, आई आर माइक्रो रेडियो। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मैच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिस्ट इन कॉलम फर्स्ट विद प्रोडक्शंस मेथड्स या डिवाइस इन कॉलम सेकंड। ठीक, फर्स्ट कॉलम में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेम गिवन है, सेकंड कॉलम में आपका प्रोडक्शंस मेथड दे रखा है कि किस तरीके से आप उस वेव्स को प्रोड्यूस करोगे। देखो, जो एलसी ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेशंस की हेल्प से हम रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, जब हम एक लार्ज एटॉमिक मेटल टारगेट पर जब हम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं तो उसकी वजह से आपका एक्सरेज प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सरेज प्रोड्यूस होता है। ठीक, माइक्रोवेव्स के लिए आपका होता है मैग्नेट्रॉन, और इंफ्रारेड के लिए होता है आईआर, जो है वो बनाता है आपका वाइब्रेशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, दैट इज आईआर। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो ए जो है ऑप्शन है इसका सेकंड, बी होगा इसका थर्ड, ठीक, सी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। देखिए इसके अकॉर्डिंग, ए का सेकंड, ये सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, बी का हो जाएगा थर्ड, बी का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का वन, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। करें, इन फिगर गिवन बिलो APB is a curved surface of radius of curvature 10 centimeter separating air and a transparent material mu is equal to 4 by 3. A point object O is placed in air on a principal axis of a surface 20 centimeter from P. Distance of the image of O from P will be, है ना। कह रहा है इस पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर इसका इमेज बनेगा, वो इमेज की डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखिए अगर हम इमेज की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो u हमारे पास गिवन है कितना, चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ, u ये दे रखा हमारे पास, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये हमारा u हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमारे पास, ठीक हो गया, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो अगर हम इस सरफेस की बात करेंगे तो ये सरफेस हमारा कॉनकेव सरफेस है। कैसा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, तो आर का जो वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारे पास एक कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस से अगर लाइट रिफ्रैक्ट होता है, ठीक, तो लाइट के रिफ्रैक्शंस का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका म्यू 1, सॉरी म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। ठीक है, तो म्यू 2 दैट इज म्यू 1 आपका एयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एयर में रखा है, तो म्यू 1 का वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेंगे। तो ये म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो म्यू दैट इज 4/3, तो 3v इज इक्वल टू, देखो 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा माइनस का 10। ठीक, यू उठ के इधर आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन यू, यू आपका देगा माइनस का 20। जस्ट इसको सॉल्व करना है आपको, तो 4/3v इज इक्वल टू, 3 एकम 3, 4 - 3 1, 1/3, 3 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30, माइनस का 1/20। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 20 30 ठीक है, 20 30 50, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा हमारा 600, 0 से 0 कैंसिल, इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो 4/3v इज इक्वल टू माइनस का 1/12, 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस का 16 सेंटीमीटर। ठीक,
वी कितना है, माइनस का 16 सेंटीमीटर। माइनस 16 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, माइनस 16 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो इमेज है वो इस साइड में बनेगा, एयर में बनेगा। क्या बनेगा, एयर में बनेगा। ठीक, तो इसलिए लेफ्ट ऑफ पी इन एयर, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। देखो अगर v पॉजिटिव होता है तो इमेज इस डायरेक्शन में आता है, क्योंकि v नेगेटिव है तो इमेज इस डायरेक्शन में एयर साइड में बनेगा, और इमेज जो है वो आपका वर्चुअल बनेगा। तो v इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, दैट इज द करेक्ट आंसर, और इमेज जो है वो आपका एयर में बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस विल बी, पावर ऑफ लेंस विल बी, ठीक, p is proportional to mu minus 1, p is equal to mu square, p is proportional to 1 by mu, p is proportional to mu to the power minus 2। देखो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका फिक्स है तो आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू, ठीक, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, 1/f आपका p होता है तो p इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि p इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट अगर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पता है तो लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करके ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो p इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, इट मीन्स ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। The graph correctly representing the variation of image distance v for a convex lens of focal length f versus object distance u is, ठीक, u और v में किस तरीके का वेरिएशंस होता है, वो वेरिएशंस आपको क्या करना है, शो करना है। किसके लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक, तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में u जो है वो हमारा नेगेटिव होगा, तो v हमारा क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और ग्राफ जो है वो पैराबोलिक शेप में बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोलिक शेप में बनेगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, पैराबोलिक शेप में आपका ग्राफ होगा। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल में भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस टाइप के ही ग्राफ्स हमारे बनते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स टू स्टडी डिफ्रैक्शंस इन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 mm, the linear width of central maxima is measured to be 5 mm on the screen held 50 centimeter away, the wavelength of light used is, है ना, हमने जो वेवलेंथ यूज किया है उसका वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सिंगल स्लिट विड्थ आपके पास गिवन है, ये ए का वैल्यू दे रखा है 0.1 mm, मीन्स हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मेजर टू बी 5 mm। लीनियर विड्थ दे रखा है सेंट्रल मैक्सिमा की, बीटा दे रखा है आपके पास, सेंट्रल मैक्सिमा की बीटा नॉट ले सकते हैं हम इसको, तो बीटा नॉट इज इक्वल टू 5 mm। तो ये जब 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, और स्क्रीन जो हेल्ड है आपका वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो कैपिटल डी हमारा 50 सेंटीमीटर मीन्स हो जाएगा आपका 1/2 मीटर। ठीक, हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो इसके लिए हम बीटा नॉट का यूज करेंगे। बीटा नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि देखो सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, या स्मॉल ए दैट इज बीटा। तो यहां से हम लैम्डा फाइंड करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू बीटा नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d। ठीक है, तो बीटा नॉट आपका हो गया 5 इंटू 10⁻⁻3, ए हो गया आपका 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी, डी आपका हो गया 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जब 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड आएगा, 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, दैट इज द करेक्ट आंसर।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी क्वेश्चन था। जस्ट आपको सेंट्रल ब्राइट जो मैक्सिमा है डिफ्रैक्शन के केस में, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस किसका पूछा है, डिफ्रैक्शंस का पूछा है। ठीक, तो ये भी देखना है क्वेश्चंस इंटरफेरेंस का पूछा गया है या क्वेश्चंस डिफ्रैक्शंस में से आया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नोट करते चलना आप लोग। ठीक, आंसर टिक करते चलना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 न्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग इज। देखो करेक्ट, रेडिएशन इसकी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, मतलब न्यू नॉट जो है वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो हमसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कह रहे नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, गलत बिल्कुल, क्योंकि जो इंसिडेंट रेडिएशन इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से डबल है, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस होगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जाए एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक, ये न्यू का वैल्यू दे रखा है 2 न्यू नॉट, तो ये 2h न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, ये आपका सिंपली हो जाएगा एच न्यू नॉट, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका एच न्यू नॉट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, के मैक्स होता है ये हमारा सिंपली क्या है, ये के मैक्स है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कैन बी एच न्यू नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड दिस, नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कैन बी एच न्यू नॉट, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, बाकी इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी वो उससे लेस होगा। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये लेस देन इक्वल एच न्यू नॉट होगा और ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, ये रेंज होता है काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है, बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन से पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। अ पॉइंट सोर्स causing photoelectric emissions from a metal plate is moved away from the plate. ठीक, the variation of photoelectric current with distance from the source is correctly represented by the graph. देखिए एक चीज समझिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कह रहे हैं हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक, कॉजिंग फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस फ्रॉम अ मेटल प्लेट इज मूव्ड अवे, यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है, ठीक, और ये लाइट इस मेटल प्लेट पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और इस मेटल प्लेट को हम धीरे धीरे हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं वेलोसिटी से, मान लेते हैं, ठीक, इसको दूर लेके जाते हैं। अगर इस मेटल प्लेट को दूर लेके जाएंगे तो इस मेटल प्लेट पे जो लाइट पड़ेगा उसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी करेगा, वो प्रोपोर्शनल होगा वन बाय d⁴, डी मतलब ये डिस्टेंस है हमारा, ठीक, मतलब डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी हमारा डिक्रीज होगा, अगर हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू आई, मींस इंटेंसिटी डिक्रीज होगा तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो ये तो ग्राफ हो नहीं सकता कि डिस्टेंस के साथ करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस के साथ करंट क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग ग्राफ में। ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ करंट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला ग्राफ सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d⁴ होता है, ये रिलेशन जरूर याद रखिएगा बेटा। ठीक, क्योंकि आई इज प्रोपोर्शनल टू डी नहीं है, तो इसलिए रिलेशन डायरेक्टली का नहीं बनेगा, डायरेक्टली का रिलेशन ना बनने की वजह से ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनेगा, तो इसलिए ग्राफ जो है हमारा थर्ड बनेगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 of proton accelerated through a potential v has a de Broglie wavelength lambda. On doubling the accelerating potential, de Broglie wavelength of photon की de Broglie wavelength क्या होगा। ठीक, देखो de Broglie wavelength lambda इज इक्वल टू होता है h अपॉन रूट ऑफ 2m/q into v। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v, प्रोपोर्शनल टू रूट बी,
तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम डबलिंग कर देंगे, मतलब इस पोटेंशियल को डबलिंग कर देंगे, तो उस केस में वेवलेंथ जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा। हमारी बात समझे, क्योंकि रिलेशन इनवर्सली का है। तो अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना टाइम से डिक्रीज होगा, बिकम्स डबल, डिक्रीजेस बिकम्स 4 टाइम्स, नहीं नहीं, ठीक है। वी हैज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, अगर हम इसको करेंगे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, √2 टाइम्स डिक्रीज होगा। कितने टाइम्स, अगर आपसे पूछते हैं कितना टाइम्स डिक्रीज होगा, तो √2 टाइम्स डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ बाय √2 टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड लेवल इन हाइड्रोजन एटम इज के यूनिट, है ना। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड लेवल में जो काइनेटिक एनर्जी वो के यूनिट्स है। द वैल्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। ठीक, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक, क्लियर है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी है दैट इज हाफ ऑफ, या ऐसे लिखो इसको, इसको ऐसे लिखो, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है, अगर काइनेटिक एनर्जी इसका के है तो टोटल एनर्जी कितना जाएगा, माइनस के हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 2 के हो जाएगा। ठीक, तो के एंड माइनस का 2 के, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, -2 के एंड माइनस के। क्योंकि पहले यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, फिर टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका -2 के, और टोटल एनर्जी आपका -के हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Two nuclei have mass number A and B respectively. The density ratio of the nuclei is, two nuclei have mass number A and B. मास नंबर ए और बी है, उसके डेंसिटी रेशियो बताना है न्यूक्लियाई की। ठीक, तो देखो एक यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है ये इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर से। मींस कि जो डेंसिटी होता है न्यूक्लियर का ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। मास नंबर कितना भी हो, एलिमेंट कोई सा भी हो, न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट है, इसलिए दोनों न्यूक्लियर की डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो हमारा 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम corresponding to different spectral series are as under। ठीक, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ emitted in hydrogen spectrum corresponding to different spectral series are as under पीफंड सीरीज, बॉलमर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन सीरीज। ठीक, किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, छोटा होता है, ये आपको इसकी बात करनी है। ठीक, इसको अरेंज करना है आपको, क्या करना है, अरेंज करना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ना, तो जो सबसे पहला जो आपका स्पेक्ट्रम मिलता है लाइमन सीरीज। ठीक, ये जो आता है ये यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। वॉल्मर सीरीज जो है ये आपका आता है विजिबल लाइट के अंदर आता है। ठीक, और ये दोनों आपका आईआर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, आईआर। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है भाई, यूवी का है, अभी हमने डिस्कशन किया था। ठीक, यूवी के बाद विजिबल आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ होगा वो आपका लाइमन का होगा। पहला ऑप्शन सबका किसका आएगा, रुक जाओ यहाँ पे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आर एस 100। ठीक है, तो सबसे बड़ा किसका आएगा, सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा पी फंड का, फिर आएगा ब्रैकेट का, पहले ए, फिर सी, फिर आपका बी, एंड देन फिर डी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा लैम्डा का।
आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के ऑरेंज ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक। तो बड़े से छोटे में लिखना है। तो ए सी बी डी की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सिलिकॉन कैन बी डोप्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर डोपिंग। Silicon can be doped using one of the following element as dopant: arsenic, indium, phosphorus, boron. To get n-type semiconductor, n-type सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए आप सिलिकॉन के अंदर कौन सा डोपेंट डालेंगे? तो n-टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हम बेसिकली ऐसे डोपेंट को मिक्स करते हैं जिसकी बैलेंसेस कितनी होती हैं? 5 होती है, ठीक। ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसेस 5 है, ऐसे एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है किसके अंदर? सिलिकॉन के अंदर, ठीक। अब ये जो आर्सेनिक, इंडियम, फास्फोरस और बोरॉन जो है, इनमें से आपको बताना है कौन से एलिमेंट की बैलेंसेस 5 होती है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप चेक करिए किसकी बैलेंसेस 5 है, और जिन जिन एलिमेंट्स की बैलेंसेस 5 है उसी को हम क्या करेंगे? डोपिंग, मतलब उसी को डोप करेंगे हम सिलिकॉन के अंदर। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, जो भी ऑप्शन सही होगा आप इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट सेक्शन में हम लिखेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करिएगा इसका आंसर, और आपको जो भी आंसर सही लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास दे रखा है, गिवन बिलो आर V versus I graph for different types of PN junctions diode मार्क्ड ए बी सी डी, ठीक। ए ग्राफ दे रखा है, वी ग्राफ दे रखा है, सी और डी दे रखा है। ये सब पीएन जंक्शंस डायोड के ही ग्राफ है। क्यों? तो देखो जेनर डायोड भी पीएन जंक्शंस डायोड होता है, ठीक। फोटो डायोड्स भी आपका पीएन जंक्शंस डायोड होता है, और सोलर सेल भी आपका पीएन जंक्शंस डायोड ही होता है, ठीक। तो इसी के लिए ग्राफ गिवन है हमारे पास। देखो नीचे क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, फोटो डायोड्स एंड सोलर सेल्स इन ऑर्डर इज, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड वाइज्ड पीएन जंक्शंस। अगर हम फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शंस की बात करते हैं, ये वाला जो ग्राफ है ये फॉरवर्ड वाइज ग्राफ है पीएन जंक्शंस का, मतलब इसका डी ग्राफ होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं जेनर डायोड। तो जेनर डायोड क्योंकि पीएन जंक्शंस डायोड, इसका फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज दोनों ग्राफ है। यहाँ पे ये शार्प यहाँ पे ब्रेकडाउन है, ये जो ग्राफ है ये हमारा जेनर डायोड का ग्राफ है, ठीक। नेक्स्ट फोटो डायोड, ये जो ग्राफ ए है ये फोटो डायोड का है, ठीक। ये फोटो डायोड के वेरिएशंस को शो करता है, और ये जो ग्राफ हमारा है ये ग्राफ हमारा है सोलर सेल का, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो डी सी बी ए, डी सी सॉरी ए बी, डी सी ए बी, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट है, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।